हेलो स्टूडेंट्स, आई एम आप यूजीसी नेट जेआरएफ टीजीटी पीजीटी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आप सभी जानते हैं कि हम इस समय हाई स्कूल सामाजिक विज्ञान पढ़ा रहे हैं, जिसमें हमने 3 टॉपिकों को इंड कर दिया है। तो उन जो टॉपिकों को हमने इंड किया है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे ऑब्जेक्टिव टाइप के थे जिसे हमने अपने पिछली वीडियो में डाल दिया है। यदि आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के उस वीडियो को बहुत आसानी से देख सकते हैं। वह आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं, आगे भी पूछे जाने के पूरे चांस हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले सबसे पहले आपसे ये कहना चाहते हैं कि यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और पूरा वीडियो देखने के बाद अंत में यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। लाइक ज़रूर करें यदि पसंद आता है तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें भी वही जो सारे छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो अति लघु उत्तरीय क्वेश्चंस में पूछते हैं, उन्हीं क्वेश्चन को हमने इसमें डाला हुआ है। इसमें जो पहला क्वेश्चन है, निरंकुशवाद से क्या तात्पर्य है, यानी निरंकुशवाद किसे कहते हैं। निरंकुश जिस पर कोई अंकुश ना हो, अर्थात जो भ्रष्टाचारी हो, जो अपने अनुसार नियमों को बनाता है और उसको ज़बरदस्ती फॉलो करवाता है, उसे ही तो निरंकुशवाद कहते हैं। तो इसका जो है शाब्दिक अर्थ है उसको देखेंगे। एक ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसका सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश ना हो। वही बात जो हमने अभी कही कि एक ऐसी व्यवस्था, एक ऐसी शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर, जिसके शासन पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध ना हो, अंकुश ना हो। ऐसी सरकार जनता के अनुकूल कार्य नहीं करती। ऐसी जो सरकार होती है वह जनता के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वाह नहीं करती है। यह अत्यंत केंद्रीकृत सैन्य बल पर आधारित और दमनकारी सरकारी होती है। अगला क्वेश्चन है, कल्पनादर्श का शाब्दिक अर्थ बताइए। ये पहले ही चैप्टर के पहले ही टॉपिक में यह क्वेश्चन था और उस टाइम हमने पूछा भी था और समझाया भी था कि आखिर कल्पनादर्श क्या है। कल्पनादर्श का एक दूसरा भी नाम है जिसे यूटोपिया भी कहते हैं। तो इसे यूटोपिया भी कहा जाता है। इसमें ऐसे आदर्श समाज की कल्पना की जाती है जिसका साकार होना लगभग असंभव होता है। मतलब पूरे समाज में एक आदर्श की भावना व्याप्त होनी चाहिए, जिसका एक साकार रूप लगभग दिखाई देना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। यह बातें सिर्फ किताबों में होती हैं और बात करने में होती हैं। तो इसे यूटोपिया भी कहा जाता है। इसमें ऐसे आदर्श समाज की कल्पना की जाती है जिसका साकार होना लगभग असंभव है। अगला क्वेश्चन है, जनमत संग्रह क्या है। जनमत, जन माने लोग, मत माने उनका विचार, संग्रह मतलब इकट्ठा करना। तो जनमत संग्रह क्या है? लोगों के विचार इकट्ठा करना। एक प्रत्यक्ष मतदान जिसके माध्यम से एक क्षेत्र के समस्त लोगों से किसी प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए कहा जाता है, उसे जनमत संग्रह कहा जाता है। यानी एक ऐसा मतदान, एक ऐसा प्रत्यक्ष मतदान जिसके माध्यम से एक सीमा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले समस्त लोगों को किसी भी प्रस्ताव के प्रति अपनी स्वीकृति या अस्वीकृति करने के लिए कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, रूढ़िवाद क्या है। रूढ़िवाद एक ऐसा राजनीतिक दर्शन जो परंपराओं, रीति रिवाजों और स्थापित संस्थाओं पर बल देता है। यह तीव्र परिवर्तन की उपेक्षा करते हुए धीरे धीरे परिवर्तन को महत्व देता है या प्राथमिकता देता है। यानी रूढ़िवादी एक ऐसी व्यवस्था है जो धीरे धीरे संस्थाओं, परंपराओं, रीति रिवाजों के प्रति परिवर्तन की उपेक्षा करते हुए जो परिवर्तन है उसकी प्राथमिकता यानी उसे महत्व देता है। अगला है, विचारधारा क्या है। विचारधारा यानी किसी टॉपिक के प्रति, किसी थीम के प्रति कई लोगों का मत क्या है, विचार क्या है, कैसी उनकी धारणाएं हैं। तो एक विशेष प्रकार की सामाजिक एवं राजनीतिक दृष्टि को दर्शाने वाला विचारों का समूह ही विचारधारा है। सारे क्वेश्चन नोटबुक उठाते जाइए और पेन उठा लीजिए, लिखते चले जाइए।
वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हाई स्कूल वालों के लिए। नारीवाद क्या था? स्त्री पुरुषों की सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक समानता की सोच के आधार पर महिलाओं के हितों और अधिकारों का बोध कराने वाली, यानी बोध मतलब ज्ञान कराने वाली विचारधारा को, मत को नारीवाद कहा जाता था। यानी स्त्री पुरुष की जो सामाजिक और आर्थिक, राजनीतिक, तीनों, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, तीनों की जो सोच है, तीनों की समानता के प्रति महिलाओं के हितों को, यानी महिलाओं के हितों को अपने अंदर धारण करके उनके अधिकारों को किस प्रकार से लोग सोच रहे हैं, उन महिलाओं को उसका ज्ञान कराने वाली विचारधारा को ही नारीवाद कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, निर्जातीय शब्द का अर्थ बताइए। निर्जातीय मतलब नृ माने झूठा होता है, नृत्य जिसे बोलते हैं, नृत्य। तो नकली, जनजातीय या सांस्कृतिक उद्गम अथवा पृष्ठभूमि जिसे कोई समुदाय अपनी पहचान मानता है। अगला क्वेश्चन है, उदारवाद क्या है? उदारवाद अर्थात लिबरलिज्म, ये तो हमने आप लोगों को एक अलग वीडियो बनाया हुआ है, उस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा। सारे वीडियो प्लेलिस्ट में ही है, चैनल के नीचे प्लेलिस्ट बना है हाई स्कूल सामाजिक विज्ञान का, उसमें सारे वीडियो आप लोगों को एक साथ मिल जाएंगे। तो ये उदारवाद का हमने एक अलग से वीडियो बना रखा है, उसको आप लोग देख लीजिएगा। उदारवाद क्या है? उदारवाद लिबरलिज्म शब्द का हिंदी रूपांतरण है। लिबरलिज्म जो है वह लैटिन भाषा का शब्द है और लीबर पर आधारित है, जिसका अर्थ है स्वतंत्रता। नए मध्य वर्गों के लिए उदारवाद का मतलब था व्यक्ति के लिए आज़ादी और कानून के समक्ष सबकी बराबरी। ये तो भी छोटा क्वेश्चन है, इसके बाद बड़ा वाला क्वेश्चन भी करवाएंगे। अगला क्वेश्चन है, घोषणा पत्र क्या है? तो घोषणा पत्र क्या है? एक प्रकार का प्रपत्र, माने एक ऐसा पत्र जिसमें किसी प्रकार की घोषणा दी जाती है, यानी किसी के द्वारा घोषणा कर दी गई। अब चाहे किसी के द्वारा नहीं होगी, जैसे सरकार है, मुख्यमंत्री हैं या प्रधानमंत्री, उन्होंने जो घोषणा कर दी तो उसके लिए एक प्रपत्र जारी होता है, उस विषय से संबंधित प्रपत्र जारी होते हैं। तो ये है कि एक प्रकार का प्रपत्र जिसमें किसी प्रकार की घोषणाएं दी जाती हैं और यह घोषणा उस विषय से संबंधित होती है जिस पर यह आधारित होता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद क्या है? इसको तो इसके लिए भी इन सारे जो एक छोटे छोटे टॉपिक हैं इन लोगों, इसका सबका तो हमने अलग अलग एक वीडियो बना डाला है, उस वीडियो को आप लोग जरूर देख लीजिएगा। तो राष्ट्रवाद क्या है? वह भावना अथवा विचारधारा जिसके माध्यम से जनता में राजनैतिक, सामाजिक व आर्थिक एकीकरण संभव हुआ। यानी जो जर्मनी का एकीकरण हुआ, इटली का एकीकरण हुआ, वह राष्ट्रवाद के आधार पर ही हुआ। यानी वह भावना अथवा विचारधारा जिसके माध्यम से जनता में, यानी कि लोगों में राजनैतिक, सामाजिक और आर्थिक एकीकरण संभव हुआ। अगला है, प्रभुसत्ता क्या है? प्रभुसत्ता राष्ट्रीय विषयों पर निर्णय लेने की स्वतंत्रता जो पहले राजतंत्रों के पास थी और राष्ट्र राज्यों के बनने के बाद वह नागरिकों के पास आ जाती है, उसे प्रभुसत्ता कहते हैं। यानी पहले किसी राष्ट्र का एक शासक होता था, राजा होता था, जो अपनी मनमानी करता था और सारे विषय उसी पर निर्भर होते थे कि वह जो निर्णय लेगा वही सर्वमान्य होगा। लेकिन जब राष्ट्रवाद का विकास हुआ, धीरे धीरे परिवर्तन हुआ, तो यह जो अधिकार है वह नागरिकों के पास पहुंच गया और जो पहले राजतंत्रों के पास था, यानी उन राजाओं के पास था, वह अब जनता के पास पहुंच गया है, उसे ही प्रभुसत्ता कहते हैं। अगला है, संहिता क्या है? संहिता नियमावली जिसे कहते हैं, कानून, ऐसी नियमावली जिसमें नियमों की विस्तृत सूची हो। संहिता वह है जिसमें जो नियम बनाए गए हैं उसकी एक विस्तृत सूची हो, जैसे हमारा संविधान। अगला है, मताधिकार क्या है? किसी भी विषय के निर्णय अथवा सरकार को चुनने की प्रक्रिया में जनता को प्राप्त मत देने का अधिकार ही मताधिकार है। जैसे हम चुनाव को ले सकते हैं, एक व्यक्ति के पास उसके अपने ये अधिकार हैं, वह जिस व्यक्ति को चाहे वह उस व्यक्ति को अपना मत, यानी वोट जिसे कहते हैं, दे सकता है, उसका अपना उस पर अधिकार होता है। तो मताधिकार
क्या है? एक ऐसा विषय है, एक ऐसा निर्णय है जिसे सरकार चुनने के लिए जनता के पास यह मत देने का अधिकार होता है, उसे मताधिकार कहा जाता है। अगला है महासंघ क्या है? तो महासंघ यानी छोटे छोटे संघों को मिला करके ही बड़ा एक महासंघ बना होगा। तो एक छोटी छोटी इकाइयों से बना एक बड़ा संघ है और यह राज्यों अथवा सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक आदि किसी भी प्रकार की इकाइयों का हो सकता है। जैसे छोटे छोटे ज़िले मिले, जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में ही 75 ज़िले हैं, 75 ज़िलों को मिला करके एक राज्य बना उत्तर प्रदेश, और 28 राज्य मिला करके एक देश बना जिसका नाम भारत है। तो ऐसे ही एक छोटी छोटी इकाइयों से मिला करके एक बड़े संघ का निर्माण किया जाता है। अगला है राष्ट्र राज्य क्या है? एक ऐसा आधुनिक राज्य जिसमें एक केंद्रीय शक्ति की प्रभुसत्ता हो तथा उसके शासकों व नागरिकों में एक साझा पहचान का भाव हो। यानी राष्ट्र राज्य क्या है? एक ऐसा आधुनिक राज्य है जिसमें एक केंद्रीय शक्ति की प्रभुसत्ता हो, मतलब कोई एक ही हो, जैसे कि हमारे राष्ट्रपति, तथा उसके शासकों व नागरिकों में एक साझा पहचान का भाव, और उसके अंडर में जितने भी व्यक्ति कार्य करते हैं उनके अंदर भाईचारे की भावना व्याप्त हो, सहयोग की भावना व्याप्त हो। अगला है जर्मेनिया को किस से दर्शाया गया है? तो जर्मेनिया क्या है? यह जर्मन राष्ट्र का रूप थी, यानी जर्मन जो था उसी को जर्मेनिया कहा जाता था। इसे वीरता के प्रतीक बलूत के वृक्ष के पत्तों का मुकुट पहने हुए दर्शाया गया है। तो जर्मेनिया जो है उसे वीरता का प्रतीक माना जाता था और बलूत के वृक्ष के पत्तों का मुकुट पहना करके उसे दृष्टिगत कराया गया है। मारिया क्या था? अगला क्वेश्चन है मारिया क्या था? तो मारिया फ्रांस में राष्ट्रीय भावना के रूप में दर्शाई गई एक नारी की छवि। यह ईसाइयों का लोकप्रिय नाम था मारिया, और इसे सिक्के और डाक टिकटों पर भी दर्शाया गया था। तो मारिया क्या था? फ्रांस में राष्ट्रीय भावना के रूपक के रूप में एक नारी की छवि दर्शाई गई थी, प्रकट की गई थी, और यह ईसाइयों का लोकप्रिय नाम था मारिया, और इसे सिक्के और डाक टिकटों पर भी दर्शाया जाता था उस टाइम। जर्मन राष्ट्र का रूपक क्या था? वह किस बात का प्रतीक था? तो ये क्वेश्चन अभी थोड़ा सा मिलता जुलता है कि जर्मेनिया जर्मन राष्ट्र की रूपक थी, और चाक्षुष अभिव्यक्ति, चाक्षुष मतलब आँख, नेत्र अभिव्यक्तियों में जर्मेनिया बलूत के वृक्ष के पत्तों का मुकुट पहनती है, क्योंकि जर्मन बलूत वीरता का प्रतीक है। बस वीडियो यहीं पे समाप्त होता है, और अब आपकी बारी है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को हमारा वीडियो कैसा लगा। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।